हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। आज हम करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट नंबर 3। हमारा आज ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। कुछ एक बेसिक चीजें आज हमें करनी है, पर ये जो चीजें आज हम करेंगे एनआईटी एनएफआईए, इसके बेस पे तुम्हारा पूरा नेशनल इनकम चलेगा। अगर ये नहीं समझा तो भूल जाना कि चैप्टर 3 समझ आएगा, भूल जाना कि चैप्टर 4 समझ आएगा। अगर ये नहीं समझ रहे हो ना तो बेटा छोड़ दो, पूरा नेशनल इनकम तुम्हारे हाथ से गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर तुम्हारा इतना स्ट्रॉन्ग बेस बना सकता है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकता है, जिसके बेस पे तुम 10 नंबर तक अपने निकाल सकते हो पेपर से। तो अच्छे से समझना है। अगर एक बार में नहीं आता, 2 बार में समझना है। मत सुनना 2x पे, आराम से सुनना। बेसिक से बेसिक चीज समझाऊंगी, नेम फॉर्मिंग कैसे होती है सब धीरे धीरे समझाऊंगी। बस तुम्हें सुनते जाना है, समझते जाना है, याद करते जाना है, नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, मेहनत करनी है, अपने आप पे भरोसा रखना है, भगवान पे भरोसा रखो। मेहनत करोगे, पूरा साल अच्छे से पढ़ाई होगी, पूरा साल अच्छे से तुम हार्डवर्क करके कर सकते हो, मार्क्स ला सकते हो, अपना ड्रीम कॉलेज, अपनी ड्रीम जॉब, अपनी ड्रीम लाइफ बना सकते हो। बस हार्डवर्क करते जाओ, खुद पे भरोसा रखो, हम पे भरोसा रखो और करते जाओ। ठीक है, गो विद द फ्लो। हर बुरी चीज को इस एक साल के लिए छोड़ देना, हर एडिक्शन इस एक साल के लिए छोड़ देना और पढ़ाई करते जाना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं, नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस कर देना कि हाँ, मैं पूरा लेक्चर खत्म करूंगा तुम्हारे नाम की अटेंडेंस के साथ और मैं सारा साल फॉलो करता जाऊंगा, मेहनत करता जाऊंगा। ठीक है, इसी प्रॉमिस के साथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो का पार्ट नंबर 3, लास्ट पार्ट। तो आज है हमारा आखिरी पार्ट इस चैप्टर का। हमने अभी तक डोमेस्टिक टेरिटरी किया, नॉर्मल रेजिडेंट किया, सिटीजन किया, फिर हमने 3 टाइप ऑफ गुड्स करी, कैपिटल गुड, कंजम्पशन गुड, इंटरमीडिएट गुड्स। ये सारा कुछ हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कवर किया था। आज हमारा पार्ट नंबर 2 है। आज हमें 3 मेजर टॉपिक्स करने हैं, डेप्रीसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हिच इज एनआईटी एंड एनएफआईए व्हिच इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इन तीनों चीजों का डेफिनेशन मेजरली आज हमें समझना है। अच्छा, इसमें एक टॉपिक है डेप्रीसिएशन एंड कैपिटल लॉस का, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर डिफरेंस बन जाता है, एमसीक्यू बन जाता है, 1 मार्कर 2 मार्कर बन जाता है, सो इसको भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे लेक्चर को। सबसे पहले डेप्रीसिएशन के साथ। डेप्रीसिएशन आई थिंक ऑलमोस्ट हर बच्चे को पता ही होगा, जिसने कॉमर्स लिया है, जो 12th तक पहुंचा है, उस हर बच्चे को एटलीस्ट डेप्रीसिएशन के बारे में पता होगा। तो 11th में तो एक पूरा चैप्टर था अकाउंट्स का, है ना। सो डेप्रिसिएशन का सिंपल मतलब है कि हमारे पास जो भी मशीनरी है, जो भी सामान है, उसकी वैल्यू ओवर टाइम गिरती चली जाती है, वैल्यू ओवर टाइम डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, उसी चीज को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अगर मैंने कोई भी चीज, कोई भी एसेट है, गाड़ी है, फर्नीचर है, मोबाइल फोन है, जो भी चीज है, लैपटॉप है, वॉट एवर मैंने जो भी खरीदा है, अगर वो मैंने स्टार्टिंग में 10 लाख रुपए का फॉर एग्जाम्पल खरीदा होगा, तो वो उसके खरीदने के बाद वो कभी भी दोबारा से वापस 10 लाख रुपए का नहीं बिकेगा। 1 साल बाद बेचूंगी तो शायद 9 लाख का बिके, अगले साल 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख, शायद 5 साल के बाद वो कभी बिके ही ना। 5 साल के बाद शायद उसको कोई खरीदने को तैयार ही ना हो, शायद उसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाए 5 साल के अंदर। ठीक है, इसी चीज को हम बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन। ऐसा क्यों है भैया कि जो मैंने 10 लाख का खरीदा था, 5 साल के बाद उसकी वैल्यू जीरो हो गई, ऐसा क्यों है? इसके 3 रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला है नॉर्मल वियर एंड टियर। जब भी मैं फोन को यूज कर रही हूँ, किसी भी चीज को यूज कर रही हूँ, मशीनरी को, वो यूज करने की वजह से खराब तो होगी ना। यूज करने की वजह से वो कभी टूट भी सकती है, उस पे स्क्रैचेस आ सकते हैं, उस पे पानी पड़ सकता है, उस पे एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं गिर सकता है, राइट। तो जस्ट बिकॉज मैं उसको यूज कर रही हूँ, यूज करने की वजह से उसमें बहुत सारी खराबियां हो सकती हैं। तो नॉर्मल वियर एंड टियर। दूसरी चीज पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम के साथ हर चीज पुरानी हो जाती है। अगर नहीं भी होती है तो कंपनीज ये मेक श्योर करती हैं कि आपकी चीज पुरानी हो जाए। जैसे कि एप्पल का आईफोन है, टेक्निकली देखा जाए तो एप्पल का जो 5 साल पुराना आईफोन है और जो अभी का आईफोन है, उसमें कुछ खास बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पर एप्पल हर साल ये करता है कि अपने पुराने आईफोन्स के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो भी उसमें चीजें हैं, उनको धीरे धीरे स्लो डाउन करता रहता है, धीरे धीरे खराब करता रहता है, क्योंकि अगर पुराना खराब होगा तभी तो नया बिकेगा। तो पैसेज ऑफ टाइम की वजह से सॉफ्टवेयर पुराने हो गए, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, कंपनीज ने कुछ बहुत एडवांस निकाल दिया, जिसकी वजह से पुरानी चीज की वैल्यू जीरो हो गई। ठीक है, एंड थर्ड इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, की मतलब हम कई बार एक्सपेक्ट भी करते हैं कि चेंज इन टेक्नोलॉजी आया, डिमांड कम ज्यादा हो गई, उसकी वजह से भी जो है हमारा
मशीनरी का, किसी भी चीज़ का, सामान का प्राइस कम हो गया, ठीक है? एज़ आई सेड कि टेक्नोलॉजी नई ले आता है एप्पल हर साल, ठीक है? और ओवरऑल वो डिमांड को इस तरीके से मैनेज करता है एप्पल कि उसका नया आईफ़ोन बिकना चाहिए। इसीलिए वो पुराने आईफ़ोन्स को जानबूझ के खराब करते रहते हैं, जानबूझ के उसमें कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि नए वाले की डिमांड बनती रहनी चाहिए। तो ऑब्सोलेंस की वजह से हो सकता है, पैसेज ऑफ टाइम की वजह से हो सकता है, नॉर्मल यूसेज की वजह से हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट की, आपके एसेट की वैल्यू गिर गई। और जब एसेट की मार्केट वैल्यू गिरती है, उसी चीज को डेप्रिसिएशन बोला जाता है। टेक्निकली डेप्रिसिएशन आपको दिख नहीं रही कि अच्छा आज एक और आज 10 रुपए कम हो गया, 20 रुपए, 100 रुपए कम हो गया, दिखती नहीं है डेप्रिसिएशन, पर लग जाती है टेक्निकली। बस जब तुम बाजार में कोई चीज बेचने जाओ और अगर वो चीज तुमने खरीदी 10 लाख की थी और आज वो 5 लाख की बिक रही है, तो ये जो डिफरेंस है 10 और 5 लाख में, जो डिफरेंस है 5 lakhs का, ये बस डेप्रिसिएशन है। ये तुम सबको पता है ना? तुमने पहले भी पढ़ा है ना? मैंने फिर से पढ़ा दिया, ठीक है? सो अगर तो बेटा मैं बोलती हूँ कि मैंने कोई भी चीज खरीदी थी 10 लाख रुपए की, ठीक है, मैंने बाय करी थी 10 लाख रुपए की, आज मैं उसको रीसेल करना चाहती हूँ, आज मैं उसको रीसेल करना चाहती हूँ, आज वो रीसेल हो रही है सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपए में। आज वो रीसेल हो रही है सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपए में। तो इन दोनों के बीच का जो 4 लाख का डिफरेंस है, जो 4 लाख का डिफरेंस है, वो क्या है? सबसे पहले वो है डेप्रीसिएशन। वो क्या है? डेप्रीसिएशन। अब ये जो 10 लाख रुपए की वैल्यू है, जिसपे अभी मैंने डेप्रीसिएशन नहीं लगाई, इसको बोला गया है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब कि मैंने 10 लाख रुपए की जो वैल्यू है, इसमें डेप्रीसिएशन ऐड करा हुआ है, डेप्रीसिएशन को माइनस नहीं करा हुआ। पर इस 10 लाख में से, इस ग्रॉस वाली वैल्यू में से, इफ आई माइनस द डेप्रीसिएशन, तो मेरी वैल्यू आएगी 6 लाख रुपए। तो ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन करके जो 6 लाख रुपए आए, उसको मैं बोलूंगी नेट इन्वेस्टमेंट, उसको मैं बोलूंगी नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है? सो ग्रॉस वाली चीज में डेप्रीसिएशन एडिड है, पर अगर इसमें से माइनस डेप्रीसिएशन करके मैं 6 लाख की वैल्यू निकालूं, तो ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन करके नेट वैल्यू किसी भी इन्वेस्टमेंट की आ जाएगी, ठीक है? ये मेरा पूरे का पूरा क्रक्स था। अब मैं जल्दी से एक बार इसको रीड आउट करो, मैं भी करूंगी, आप मेरे साथ करोगे, और फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है? So gross investment is addition to the stock of capital before making allowance for depreciation. अभी मैंने depreciation में allowance नहीं किया, depreciation को minus नहीं किया. It doesn't indicate actual change in the capital stock as it includes depreciation. ठीक है? मान लो पिछले साल मेरे पास मशीनरी थी 10 लाख की, इस साल मैंने 2 लाख की और खरीद ली, तो मैं बोल रही हूँ अब मेरे पास टोटल मशीन है 12 लाख रुपए की, पर मैंने पिछले साल वाली को डेप्रिशिएट तो किया ही नहीं, पिछले साल वाले को डेप्रिशिएट तो किया ही नहीं ना, तो मैंने एडिशन ऑफ स्टॉक तो कर दिया कि इस साल 2 लाख का और खरीदा है, तो मेरी टोटल मशीन 12 लाख की हो गई, पर डेप्रिसिएशन माइनस तो करा ही नहीं। इसीलिए एक्चुअल कितना चेंज आया वो मुझे नहीं पता चल रहा, बिकॉज मैंने पिछले साल वाली 10 लाख में से डेप्रिसिएशन नहीं हटाया, ठीक है? पर अगर मैं डेप्रिसिएशन हटा दूं तो क्या बन जाएगी? नेट इन्वेस्टमेंट। सो मेरे साथ पढ़ो, net investment is the actual addition. It is the actual addition made to the capital stock of economy in a given period. It does not include depreciation. It doesn't include depreciation, but इसमें होता है, ठीक है? अब depreciation क्या है? It refers to the value of fixed asset which is consumed or used up in the process of production. It is also called as consumption of fixed capital. ठीक है? हम डेप्रीसिएशन का जो सबसे एक फेमस नाम है वो क्या है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इसको जितना जल्दी याद कर लोगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि आगे हर चैप्टर में डेप्रीसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से ही लिखा जाएगा, ठीक है? और क्या बोला जाता है? करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है? 3-4 नाम है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये हर जगह यूज होने वाला है, तो जितना जल्दी याद कर लोगे उतना बेहतर होगा। 4 बार अभी के अभी मेरे साथ तुम बोलोगे। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है? 4 बार इसको तुम बोलो और फिर आगे बढ़ो, ठीक है? सो ये हो गया नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। आगे मेरे पास आता है डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या फर्क है। देखो बेटा, डेप्रिसिएशन ओवर टाइम लगती है, धीरे धीरे लगती है। कैपिटल लॉस होता है कि एकदम से तुम्हारे साथ कोई ट्रेजेडी हो गई। डेप्रिसिएशन कोई ट्रेजेडी नहीं है,
डेप्रिसिएशन रियलिटी है। डेप्रिसिएशन रियलिटी है, रियल जिंदगी में ऐसा ही होता है। धीरे धीरे हर इंसान बुढ़ा होता है, धीरे धीरे हर चीज पुरानी होती है, हर चीज खराब होती है। तो ये रियलिटी है, हर चीज के साथ हर वक्त हर साल होती है। इसमें कुछ गलत नहीं है, ये नॉर्मल है। पर कई बार हमारे साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कई बार एकदम से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, एकदम से आग लग गई, एकदम से चोरी हो गई, एकदम से पूरी बिल्डिंग गिर गई, पूरा फ्लड आ गया, पूरा किसी ने अटैक कर दिया है ना, वॉर हो गई। तो जब ट्रेजेडी कोई चीज होती है तो वो एकदम से तुम्हारी वैल्यू खत्म हो जाती है, एकदम से पूरी मशीनरी खत्म हो जाती है। उसको बोला जाता है कैपिटल लॉस। तो अगर मैंने कोई मशीन खरीदी, लेट्स से 10 लाख रुपए की, अगर मैं उसको हर साल चलाती हूँ तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू डिक्लाइन होती जाएगी। 4 साल में, 5 साल में जाके वो जो मशीन है पुरानी हो जाएगी, खराब हो जाएगी, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, धीरे धीरे डेप्रिसिएशन लगेगी। पर अगर कैपिटल लॉस हुआ तो क्या होगा, वो 10 लाख रुपए की मशीनरी धीरे धीरे नहीं, एक ही झटके में जीरो हो जाएगी। कैसे? वो मशीनरी चोरी हो गई, वो मशीनरी फ्लड में बह गई, अर्थक्वेक आया, उसके ऊपर कुछ गिर गया, वो मशीनरी में आग इतनी भयंकर लग गई, वो मशीनरी का पार्ट एकदम ही टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, बिजली का शॉक लग गया, एकदम से 10 लाख से सीधा वैल्यू जीरो हो गई। और इसको तुमने एंटिसिपेट नहीं किया था, तुमने ये नहीं सोचा था कि आग लगेगी। इसको तुम एंटिसिपेट करते हो, जब खरीदते हो सामान तभी एंटिसिपेट कर लेते हो कि ये 4 साल चलेगा। जब तुम फोन खरीदते हो तभी एंटिसिपेट करते हो कि आईफोन 1 लाख का खरीदा, 5 साल चलाऊंगा, 5 साल बाद 20-30 हजार का बिक जाएगा। पर ये तुम एंटिसिपेट नहीं करते हो, इसीलिए कोई प्रोविजन बना के भी कई बार लोग नहीं रखते हैं। ठीक है, जल्दी से इसका डिफरेंस पढ़ लो। इसका क्या है, लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, है ना। पर ये एक ट्रेजेडी है, लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस, नेचुरल कैलामिटी, थेफ्ट, एक्सीडेंट। देखो ये क्या है, अनफोर्सीन है, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, कोई नहीं सोचता कि इतना बुरा किसी के साथ होगा। पर बुरा हो सकता है, आग लग सकती है, चोरी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, नेचुरल कैलामिटी है ना, फ्लड, अर्थक्वेक हो सकता है। ठीक है, और इसके बारे में तो सबको पता है कि ये तो होगा। तो इसकी प्रोविजन बना के रखी जाती है कि हाँ, हमें हर 5 साल में रिप्लेस कराना पड़ेगा, ये एक्सपेक्टेड है। पर ये एक्सपेक्टेड था ही नहीं, हम कई बार इंश्योरेंस लेके रख लेते हैं, पर कई बार तो लोग इंश्योरेंस भी नहीं लेते, तो इसका काफी बार कोई प्रोविजन ही नहीं होता है। ठीक है, इसकी वजह से प्रोडक्शन हैम्पर होती है, इसकी वजह से हैम्पर नहीं होती है, क्योंकि ये तो होना ही है, पता ही है जो होना ही है उसके लिए तुम पहले से तैयारी करके रखते हो। पर ये नहीं पता कब होगा, कितना होगा, तो इससे तुम्हारी प्रोडक्शन प्रोसेस कुछ टाइम के लिए हैम्पर हो जाती है। ठीक है, डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस के क्वेश्चन बनता है। अच्छा, अगला टॉपिक आता है एनआईटी वर्सेस एनएफआईए, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये दो डेफिनेशंस हमें करनी है, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। सबसे पहले एनआईटी के बारे में पढ़ते हैं, विच इज कॉल्ड एज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अभी तक ना एक वर्ड मेरा कॉमन आया है, वो वर्ड क्या है, नेट। एक वर्ड कॉमन आया, वो वर्ड क्या है, नेट। अगर मैं डेप्रिसिएशन की भी बात करूं, मैं कहती हूँ 10 लाख की मशीनरी खरीदी, 4 लाख का डेप्रिसिएशन लगा, अब वो मशीन 6 लाख रुपए की है। तो जो ओरिजिनल वैल्यू थी मैंने उसको ग्रॉस बोला था, और माइनस डेप्रिसिएशन करने के बाद जो वैल्यू आई थी मैंने उसको नेट बोला था। ठीक है ना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। तो तुम्हें एक चीज समझ आ रही है कि अगर कोई भी चीज है, वॉट एवर द थिंग इज, अगर मैं उसमें से कुछ माइनस करती हूँ, है ना, जो भी मेरी इन्वेस्टमेंट थी, जो भी चीज थी, अगर मैं उसमें से कुछ माइनस करती हूँ, तो माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आती है उसका नाम क्या होता है, नेट। माइनस करने के बाद जो भी नाम आता है उसका नाम आता है नेट। समझ रहे हो? तो यहां पर भी अगर मैं बोल रही हूँ नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो इसका ये मतलब है कि कोई भी कुछ चीज है, मुझे नहीं पता क्या चीज है, पर कुछ ऑलरेडी माइनस हो चुका है। इफ आई एम यूजिंग द वर्ड नेट, इसका मतलब है इसमें से कुछ चीज माइनस हो चुकी है। ये चीज आपको रट्टा लगाने में, याद रखने में बहुत इजी रहेगा। व्हेन आई से नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसका मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स में से कुछ चीज ऑलरेडी माइनस हो चुकी है। अगर मैं बोलती हूँ सिंपल, अगर मैं सिंपली बोलती हूँ इनडायरेक्ट टैक्स, मैंने इसके आगे नेट वर्ड नहीं लगाया, तो इसका मतलब है कुछ माइनस नहीं हुआ। इसका मतलब है कि इनडायरेक्ट टैक्स है भैया, इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू है 10 लाख रुपए, इसमें से कुछ माइनस नहीं हुआ। लेकिन जब मैं इसमें से कुछ माइनस कर दूंगी तो मैं इसी के आगे वर्ड लगा दूंगी नेट, और नेट वर्ड मुझे ये इंडिकेट करेगा कि कोई चीज इसमें से माइनस हो चुकी है। सिमिलरली यहां पे आएगा, सिमिलरली आगे भी आएगा बेटा। व्हेन आई से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो मैंने आगे वर्ड लगा दिया नेट, तो ये नेट वर्ड मुझे ये डिपिक्ट करता है कि इसमें से कोई चीज माइनस हो चुकी है।
नेट वर्ड मुझे ये डिपिक्ट करता है, ठीक है? इसको प्लीज दिमाग में बिठा के चलना। अभी तुम्हें शायद ये मजाक लग रहा हो, जब न्यूमेरिकल निकालने जाओगे ना, न्यूमेरिकल में ना आपको 10 आइटम दे रखी होगी, आइटम 1 2 3, ठीक है, 4 5, और फिर चुपके से बीच में एक जगह पे लिखा होगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और एक जगह लिखा होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। 10 आइटम्स में से दिमाग में समझ ही नहीं आएगा कि फैक्टर इनकम का क्या मतलब था और नेट फैक्टर का क्या मतलब था। इसीलिए नेट वर्ड को दिमाग में बिठा लो कि अगर नेट वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब कोई चीज ऑलरेडी माइनस हो चुकी है, दोबारा माइनस नहीं करनी है। तो अगर मैं बोलती हूँ नेट इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब है डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस हो चुका है, दोबारा माइनस नहीं करना है। सिमिलरली जब मैं बोलती हूँ सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स, इसका मतलब है अभी कुछ माइनस नहीं हुआ, अभी माइनस करना है। पर अगर मैं बोलती हूँ नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसका मतलब कोई चीज ऑलरेडी माइनस हो चुकी है, दोबारा माइनस नहीं करनी है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स में से क्या माइनस होता है बेटा? बहुत सिंपल है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस में से अगर मैं माइनस कर दूं सब्सिडी, तो मेरा नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल के आ जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर मैं माइनस कर दूं सब्सिडी, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल के आ जाता है, ठीक है? इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, ये आपको पता होगा कि जो आपकी इनकम पे नहीं लगते, जो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज पे जो लगते हैं, उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। इस चैप्टर में मैं इनडायरेक्ट टैक्स की डिटेल में नहीं जा रही हूँ, वो हमारे गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर में आएगा, मैं वहां पे इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब डिटेल में बताऊंगी। अभी के लिए बस इतना समझ लो, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब एक ऐसा टैक्स जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, हमारी इनकम टैक्स नहीं। इनकम टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स होता है। पर जैसे जीएसटी है या जो भी टैक्स है जो गुड्स पे लगता है, सर्विसेज पे लगता है, इंपोर्ट पे लगता है, एक्सपोर्ट पे लगता है, वो सारे ही टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर मैं इन सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी को माइनस कर दूं, तो एनआईटी निकल के आ जाएगा। टैक्स किसको देना होता है? सरकार को। जनता टैक्स देती है सरकार को, और सरकार बदले में सब्सिडी देती है जनता को। जनता टैक्स देती है सरकार को, और सरकार बदले में सब्सिडी देती है जनता को। तो इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर मैं सब्सिडी माइनस कर दूं, तो आ जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, कि इन टोटल सरकार, जनता ने दिया 10,000, सरकार ने दिया 2,000, तो इन टोटल जनता ने नेट 8,000 सरकार को दिया है, ठीक है? ये हमें एनआईटी से पता चलता है। अच्छा, ठीक है जी। अब अगर मैं किसी भी चीज में मैंने क्या बोला? अगर मैं किसी भी चीज में एनआईटी को प्लस कर दूं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर दूं, तो उस चीज का नाम क्या बन जाएगा? मार्केट प्राइस। अगर मैं किसी भी चीज में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर दूं, तो उस चीज का नाम बन जाएगा मार्केट प्राइस। सिमिलरली अगर मैं किसी भी चीज में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दूं, तो उसका नाम क्या बन जाएगा? फैक्टर कॉस्ट, ठीक है? किसी भी चीज में बेटा, आई रिपीट, किसी भी चीज में। अगर मैं कहती हूँ मेरा एक दोस्त है चंदू, अगर मेरा दोस्त है एक चंदू, अगर मैं चंदू में प्लस कर दूं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो चंदू का पूरा नाम क्या होगा? चंदू एट मार्केट प्राइस। चंदू की मार्केट प्राइस है भैया। अगर मैं चंदू में से माइनस कर दूं एनआईटी, तो चंदू की फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाएगी। समझ रहे हो? अगर मैं चंदू में प्लस कर दूं एनआईटी, तो चंदू का मार्केट प्राइस निकल के आ जाएगा, और अगर मैं चंदू में से माइनस कर दूं एनआईटी, तो चंदू की फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाएगी। समझ आ गई बात? चंदू एट मार्केट प्राइस, चंदू एट फैक्टर कॉस्ट, ये उसका नाम हमने डाल दिया, ठीक है? अब एक बार जल्दी से रीड कर लो, जो मैंने समझाया है बस वही है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी, ठीक है? एनआईटी इज इक्वल टू आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? रेफर टू दोज टैक्सेस व्हिच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सब्सिडी क्या है? कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस जो सरकार देती है, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूस टू फुलफिल द सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव। सरकार कुछ सब्सिडी देती है, वो सब्सिडी में आ गया। सरकार कुछ टैक्स लेती है, वो इसमें आ गया। दोनों को माइनस करोगे तो एनआईटी आएगा। किसी भी चीज में एनआईटी प्लस करोगे तो उसका नाम मार्केट प्राइस हो जाएगा। किसी भी चीज में एनआईटी माइनस करोगे तो उसका नाम फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा।
ठीक है। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर विच इज NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विच इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा देखो, इनडायरेक्ट टैक्स में से मैंने कुछ माइनस किया तो उसका नाम पड़ गया नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में से मैंने कुछ माइनस किया तो उसका नाम पड़ गया नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सिमिलरली फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से अगर मैं कुछ माइनस कर दूं तो उसका नाम पड़ जाएगा नेट फैक्टर इनकम, ठीक है ना। तो फैक्टर इनकम बहुत बड़ा नाम है, मैं शॉर्ट में पहले तो इसको क्या बोलूंगी, फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बहुत बड़ा नाम है तो मैं इसको शॉर्ट में क्या बोलूंगी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर मैं फीफा में से कुछ माइनस कर दूं तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अगर मैं इसमें से कुछ माइनस कर दूं तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फीफा में से क्या माइनस करूंगी, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फीफा में से क्या माइनस करूंगी, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अच्छा देखो, फैक्टर इनकम क्या होती है, फैक्टर इनकम क्या होती है, हमने पढ़ा है ना चैप्टर 1 में, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, 4 टोटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कौन से 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। वो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन काम करेंगे, काम करके पैसा कमाएंगे। तो उन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो काम है उसके बदले की जो इनकम है, अच्छा उनकी इनकम को क्या बोलते हैं ये भी बताओ मुझे, ठीक है। उन चारों की जो इनकम है उसको बोला जाता है फैक्टर इनकम, ठीक है। अब ये चारों लोग इंडिया के भी हो सकते हैं, अब्रॉड के भी हो सकते हैं। कहाँ लिखूं मैं, एक मिनट आपको व्हाइट बोर्ड पे लिख के समझाती हूँ। देखो ये चारों लोग, ठीक है, जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी इनकम को हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। अगर ये फैक्टर इनकम इंडिया के लोग कर रहे हैं, कमा रहे हैं, इंडियंस कमा रहे हैं, और वो इंडिया में ही है, इंडियंस कमा रहे हैं इंडिया के ही अंदर, फिर तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो ये पूरा कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं है क्योंकि फैक्टर इनकम इंडिया के अंदर ही है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। पर अगर इंडियंस ये पैसा कमा रहे हैं इन अब्रॉड, इंडियंस अगर ये पैसा कमा रहे हैं इन अब्रॉड, तो ये पैसा किसका है, इंडियंस का है। कमाया कहां पे, बाहर, तो ये इंडियंस बाहर से पैसा कमा के इंडिया के अंदर लेकर आएंगे, इंडियंस इस पैसे को बाहर से कमा के इंडिया में लेकर आएंगे। व्हेन आई से इंडियंस, उसका क्या मतलब है, इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स, ठीक है। इंडिया के लोग बाहर से पैसा कमा के जब इंडिया में लाएंगे तो हम बोलेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि बाहर से पैसा देश में आ रहा है, ठीक है। इसमें से हम माइनस करेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो पैसा फॉरेनर्स ने कमाया, किसने कमाया, फॉरेनर्स ने कमाया, कहां कमाया, इन इंडिया। बाहर वालों ने भी तो हमारे देश में पैसा कमाया, उन्होंने पैसा कमाया, हमारे देश में कमाया, वो पैसा हमारे देश से वो लेकर चले जाएंगे, तो वो पैसा हमने माइनस कर दिया, जो हम बाहर से कमा कर लाए वो प्लस कर दिया। तो फीफा में से फीटा जब माइनस किया तो NFIA की वैल्यू निकल के आ गई कि टोटल बाहर से कितना पैसा आया है। हमने बाहर से पैसा कमाया 10,000 रुपए, लेकिन बाहर वाले भी हमसे पैसा कमा के ले गए 8,000 रुपए, तो नेट हमने बाहर से कितना कमाया, सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए, ठीक है। हमने बाहर से कितना पैसा कमाया, 10,000 रुपए, पर बाहर वाले लोग भी इंडिया में आके 8,000 रुपए कमा कर ले गए, तो हमने टोटल बाहर से कितना पैसा लेकर आए कमा के, सिर्फ 2,000 रुपए। इसमें याद रखना फैक्टर इनकम का क्या मतलब है, कि जो हमारे चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, उनकी इनकम की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। फ्रॉम अब्रॉड मतलब हम बाहर से ला रहे हैं, टू अब्रॉड मतलब यहां से कमा के बाहर भेज रहे हैं, ठीक है, अब्रॉड में। और इनको माइनस किया तो फीफा माइनस फीटा करके NFIA की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। फीफा माइनस फीटा करके NFIA की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। अब जल्दी से रीड कर लेते हैं, फिर चैप्टर को खत्म करते हैं। तो आओ मेरे साथ रीड करो। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम, मतलब अब्रॉड मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब्रॉड को ही हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोल रहे हैं कि बाकी की दुनिया, है ना। तो डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो NFIA इज फीफा माइनस फीटा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, it is the income earned by the normal residents of a country from abroad in the form of wages, salaries, rent, interest, dividend, retained earnings. और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या है, फैक्टर इनकम पेड टू द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज, ठीक है, फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज विद इन द
हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी। तो अगर बाहर वालों ने हमसे पैसा कमाया, हम वो माइनस कर देंगे, हम बाहर से पैसा कमा के लाए उसको प्लस करेंगे, और ये करके हम निकालेंगे एनएफआईए। अगर हमने किसी भी चीज में एनएफआईए को प्लस कर दिया तो उसका नाम बन जाएगा नेशनल। अगर किसी भी चीज में से एनएफआईए को माइनस कर दिया तो उसका नाम बन जाएगा डोमेस्टिक। फिर से, अगर मेरा दोस्त है चंदू, चंदू में मैंने एनएफआईए को प्लस कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, नेशनल चंदू। पर चंदू में से एनएफआईए को माइनस कर दिया, वो बन जाएगा मेरा पालतू, मेरा डोमेस्टिक चंदू। समझ गए? अगर चंदू में एनएफआईए प्लस किया, उसका नाम होगा नेशनल चंदू। अच्छा चलो अब एक बात बताओ, मेरा दोस्त है चंदू, मैंने उसमें एनएफआईए भी प्लस कर दिया, मैंने उसमें एनआईटी भी प्लस कर दिया, मैंने उसमें डेप्रिसिएशन भी प्लस कर दिया, तो उसका नाम क्या बनेगा, उसका नाम क्या बनेगा, नेशनल चंदू, ग्रॉस नेशनल चंदू, और ग्रॉस नेशनल चंदू एट मार्केट प्राइस। समझ गए? डेप्रिसिएशन की वजह से क्या लगाया, ग्रॉस, इसकी वजह से लगाया नेशनल, इसकी वजह से लगाया मार्केट प्राइस, है ना। ग्रॉस नेशनल चंदू एट मार्केट प्राइस। समझ रहे हो? अगर मेरे दोस्त चंदू में से मैं एनएफआईए भी माइनस कर दूं, डेप्रिसिएशन भी माइनस कर दूं, और एनआईटी भी माइनस कर दूं, तो उसका नाम क्या बनेगा, नेट डोमेस्टिक चंदू एट फैक्टर कॉस्ट, है ना। डेप्रिसिएशन माइनस हुआ तो नाम क्या आया, नेट। एनएफआईए माइनस हुआ तो नाम क्या आया, डोमेस्टिक। और जब एनआईटी माइनस हुआ तो नाम क्या आया, एनआईटी माइनस हुआ तो नाम क्या आया, फैक्टर कॉस्ट। तो अगर मेरे दोस्त चंदू में से मैंने डेप्रिसिएशन माइनस किया, वो क्या बना, नेट चंदू। अगर एनएफआईए माइनस किया तो वो क्या बना, डोमेस्टिक चंदू, नेट डोमेस्टिक चंदू। नेट भी और डोमेस्टिक भी, क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। दो चीजें माइनस है तो दो नाम आएंगे, तीन चीजें माइनस है तो तीन नाम आएंगे, है ना। नेट डोमेस्टिक चंदू और फिर फैक्टर कॉस्ट पे। समझ गए? अब तुम्हारा क्वेश्चन ये है, अगर मैंने पीछे कोई क्वेश्चन तुम्हें बोला हो तो वो भी जरूर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आंसर करके। अभी तुम्हारा क्वेश्चन ये है, बस तुम मुझे इतना बता के जाओ कि मेरे दोस्त है चंदू जी, और मेरे दोस्त चंदू जी में से मैंने डेप्रिसिएशन को माइनस किया है, एनआईटी को प्लस किया है, और एनएफआईए को माइनस किया है, तो मेरे दोस्त चंदू का क्या नाम होना चाहिए। पहले डेप्रिसिएशन का लगाओगे जो भी नाम होगा, फिर इसका नाम लगाओगे, फिर चंदू एट दिस। ठीक है? जैसे कि इस केस में क्या था, नेट डोमेस्टिक चंदू एट फैक्टर कॉस्ट। वैसे ही यहां पर क्या होगा, तुम मुझे बताओगे, अगर मैंने डेप्रिसिएशन माइनस किया, एनएफआईए माइनस किया, एनआईटी प्लस किया, तो मेरे दोस्त चंदू का क्या नाम होना चाहिए। और दूसरा सवाल तुम्हारा ये है, दूसरा सवाल तुम्हारा ये है, कहां लिखूं, सवाल की जगह है मेरे पास, यहाँ लिख देती हूँ साइड में। दूसरा सवाल तुम्हारा ये है कि अगर मेरे दोस्त चंदू में मैंने डेप्रिसिएशन प्लस कर दिया, एनएफआईए प्लस कर दिया, और एनआईटी माइनस कर दिया, पहले भी यही सवाल तो नहीं था, डेप्रिसिएशन प्लस किया था, एनएफआईए प्लस किया था, हाँ ठीक है, उल्टा है। डेप्रिसिएशन मैंने अपने दोस्त चंदू में प्लस कर दिया, एनएफआईए प्लस कर दिया, और एनआईटी माइनस कर दिया, तो मेरे दोस्त चंदू का क्या नाम होगा। ये दो सवाल तुम्हारे लिए हैं जो तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताने हैं, उसके बाद वीडियो खत्म करना है। ठीक है? कैसी लगी वीडियो मुझे जरूर बताना। ये चैप्टर पूरा यहाँ पे खत्म हो गया, इसके बाद थर्ड चैप्टर इसी का करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स का करेंगे हम। ठीक है? अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे तुम्हें सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा लेक्चर, सब कुछ समझ आया कि नहीं आया। क्योंकि ये तुम्हारे बेस चैप्टर है, इसके बेस पे तुम्हारी पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेस बनेगा, स्पेशली नेशनल इनकम का। तो अगर ये समझ नहीं आया, नेशनल इनकम नहीं समझ पाओगे। तो अगर नहीं भी आया समझ, पूरे लेक्चर को दोबारा सुन लेना, नोट्स बना लेना, याद कर लेना, फिर आगे बढ़ना। ठीक है? मैं मिलूंगी अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।